नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगिंदर सिंह और हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंग्लिश। तो इंग्लिश की क्लास शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा ताकि हम आपको जो पढ़ाएं वो आप नोट डाउन कर सकें। तो बेटा आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब के भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको वर्ब की थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि वर्ब क्या होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे वर्ब क्या होती हैं तो आप उसे आराम से बता सकें। देखिए बेटा, वर्ब 3 चीज़ बताती है और 3 चीज़ क्या है वो? पहली है एक्शन, दूसरी है स्टेट और तीसरी है पोजेशन। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक्शन, स्टेट और पोजेशन। देखिए मान लीजिए हमने लिखा, पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, आई टीच यू। आई टीच यू। दूसरा लिखा, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। और तीसरा लिखा, I have many books. I have many books. ठीक है, कितने लिखे? 3 सेंटेंस लिखे। कितने लिखे? 3। तो पहले सेंटेंस में टीच, दूसरे में एम और तीसरे सेंटेंस में हैव। देखो बेटा, पहले सेंटेंस में आई टीच यू क्या है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो टीच यहाँ पे कैसा हुआ? एक्शन। क्या हुआ? एक्शन। कोई क्रिया हुई जो हम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पे उसके बारे में बात बताई जा रही है कि मैं एक टीचर हूँ या टीचर था। आप कहोगे नहीं, आप एक टीचर हैं। तो ये एम क्या बता रहा है? ये बताता है स्थिति, मतलब स्टेट। क्या बताता है? स्टेट। तीसरा पढ़िए जरा आप, आई हैव मैनी बुक्स। कह रहा है मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो क्या यहाँ पे हैव क्या बता रहा है? एक्शन। नहीं बता रहा। क्या यहाँ पे हैव क्या बता रहा है? स्टेट। नहीं बता रहा। पर वो क्या बता रहा है? पोजेशन। क्या बता रहा है बेटा? अधिकार। ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वर्ब क्या होती है तो आप बता दीजिएगा वो वर्ड जो हमको 3 चीज बताए। क्या 3 चीज? बोलो मेरे साथ, एक्शन, स्टेट और पोजेशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन बेटा? पढ़िए, हिज ट्रेन शुड अराइव एट 10 AM बट इट डिड नॉट टर्न अप। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको एक बात बताता हूं। ये जो शुड है ये एक मॉडल है। क्या है बेटा? मॉडल। और शुड एक मॉडल है तो मॉडल को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगी। क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब भी किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ही होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल का काम करती है, मतलब प्लूरल होती है। चलिए ठीक है। और अगर आपने किसी मॉडल के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुड है और आपने हैव लगा दिया। क्या लगा दिया? हैव। तो हैव भी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है। और वहाँ पर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये बन जाएगा मॉडल का परफेक्ट। क्या बन जाएगा? मॉडल का परफेक्ट। एग्जाम्पल देता हूँ आपको ताकि आप समझ पाए। देखिए हमने लिखा, इंडिया शुड विन दिस मैच। ठीक है, इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए क्योंकि ये भारत हमारा क्या है? देश है और हम सब चाहते हैं भारत हर कोई मैच जीते। अच्छा, अब दूसरा देखो, इससे यहां बना के देखते हैं दूसरा, इंडिया शुड हैव वॉन द मैच। देखो अब आपने क्या लगा दिया? शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही हम किसी मॉडल के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो मॉडल का परफेक्ट हो जाता है। इसका मतलब आ जाएगा कि भारत को मैच जीतना चाहिए था, मतलब पास्ट की बात। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, हिज ट्रेन शुड अराइव एट 10 AM बट इट डिड नॉट टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है बेटा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आना। अब जैसे ही आप बट के बाद पढ़ेंगे, बट के बाद जो सेकंड क्लाउज है बेटा वो पास्ट में है। किस में है? पास्ट में। तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा? मॉडल का पास्ट बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये सेंटेंस ये कह रहा है कि उसकी ट्रेन को आ जाना चाहिए था। कब तक? 10 बजे तक, पर वो नहीं आई। ठीक है, तो शुड क्या लिखाएंगे हम यहाँ पे? शुड हैव अराइव्ड। शुड हैव अराइव्ड क्यों लगाएंगे? क्योंकि बेटा जो सेकंड क्लाउज है वो ऑलरेडी पास्ट में है, तो हमें जो पहला क्लाउज है सेंटेंस का उसी में भी मॉडल का पास्ट बनाना पड़ेगा। और मॉडल का पास्ट कैसे बनता है?
किसी भी मॉडल में आप हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे हमने कहा आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, और आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कोपरनिकस डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन। तो भैया किसने, कौन साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवर किया? क्या डिस्कवर किया था? कि जो है आपकी अर्थ घूमती है किसके चारों तरफ? सूरज के चारों तरफ। पहले लोगों का ये मानना था कि भैया अर्थ क्या है, सेंटर, और सभी ग्रह इसके आसपास घूमते हैं। पर ये कोपरनिकस साहब थे जिन्होंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, और डिस्कवर्ड भी कर दिया। अच्छा, अब बेटा देखो, कोपरनिकस सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब टेंस हमारा किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये क्या आ गया? ये एक कंजक्शन आ गया। कंजक्शन के बाद सेकंड क्लाउज आएगा, वो भी किस में? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वो भी पास्ट में ही है। और ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसा सही मान जाता है कि अगर कोई सेंटेंस शुरुआत पास्ट में करेगा तो 90% वो खत्म भी पास्ट में ही होगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन बेटा एक बात सुनना, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो गई और उसके दूसरे वाले हिस्से में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। किसमें बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो एक एग्जांपल देता हूं, फिर ये आप खुद बताइएगा। देखो, आवर टीचर told us that our teacher told us that Columbus discovered अमेरिका। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। हमारे टीचर ने हमको बताया, क्या बताया? कि कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया? डिस्कवर किया। अच्छा, आप डिस्कवर और इन्वेंशन में तो अंतर जानते हो ना? क्या अंतर होता है बताओ? डिस्कवर जो चीज़ पहले से मौजूद है उसे खोज लेना, और इन्वेंशन मतलब जो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है उसका इन्वेंशन कर देना। जैसे चेचक के टीके की बात करें, स्मॉल पॉक्स का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। तो अमेरिका तो पहले से था ना, तो पहले से था, तो वहाँ पे कौन पहुँच गया? कोलंबस साहब पहुँच गए। अब सुनो, आवर टीचर पास्ट, हाँ जी पास्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, डेट क्या है? एक आपका क्या है? कंजक्शन। तो बेटा जो ये क्लाउज है ये भी किस मान चाहिए था? पास्ट में। लेकिन ये बात कैसी है? यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसी है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, वो किस में बनते हैं? वो बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? अर्थ। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो बेटा अर्थ रोटेटेड नहीं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, मतलब एस और ईएस आएगा। तो द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सल बात होती है, जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो हमेशा किसमें बनते हैं? वो हमेशा बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V1 V5, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं। अब ये बताओ आप, मैंने वो सही कर दिया, आप ये बताओ। हाँ भाई बता पा रहे हो? अवर टीचर टोल्ड, पास्ट, हाँ जी पास्ट, ये भी क्या है? पास्ट। तो बेटा ये जो क्लाउज है ना सेकंड वाला, ये पास्ट में नहीं बनेगा, किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि ये बात भाई कोलंबस ने जब अमेरिका खोजी थी तो ये बात कल भी सच है, और ये बात आगे भी सच रहेगी, और ये बात आज भी सच है। तो ये हो गया आपका क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बेटा किसमें बनेगा यूनिवर्सल ट्रूथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें हम एस और ईएस लगा देते हैं। तो क्या होगा? कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका। तो उम्मीद करता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, इट इज टाइम यू डिसाइड अबाउट योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और कई बार एसएससी ने पूछा है। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम में भी कई बार आया है। चलो बताता हूँ, समझ लो, फिर आप भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और फिर ये आप सॉल्व करेंगे। देखो भाई, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज
अबाउट टाइम या इट इज राइट टाइम। गिन लो जरा, 1 2 3 4, 4 तरीके। हाँ जी, 4 तरीके से ये क्लोज लिखा जाता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। 4 तरीके से लिख सकता है, तो मैंने 4 तरीके बता दिए। अब सुनो, ये क्लोज लिखा रहेगा। हाँ जी, इसके बाद 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। ध्यान सुनना, मैं दोनों बताता हूं आपको। या तो बेटा इसके बाद बनता है 2 + v1, इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं भाई प्यारे बच्चों? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि कोई एडवाइस, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया तो वो क्या होगा? हाँ भाई बताओ, वो होगा एडवाइस। क्या होगा? एडवाइस, मतलब सलाह। जैसे आपने कहा इट इज टाइम टू ईट, खाने का समय है। इट इज टाइम टू स्लीप, सोने का समय है। इट इज टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय है। इट इज टाइम टू प्ले, खेलने का समय। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आप स्पोकन में तो बोल सकते हैं, पर आपसे ग्रामर ये नहीं पूछती क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि अगर 2 + v1 आएगा तो क्या आएगा? एडवाइस आएगा। एग्जाम्पल देख लो, इट इज टाइम टू प्ले। इट इज टाइम टू प्ले, किसका समय है? खेलने का। किसका समय है? खेलने का। ठीक है, या आप जो भी बोलना चाहते हैं ऐसे बोलिए। इट इज टाइम टू ईट, इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू रीड। ठीक है, पर ये क्वेश्चन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोकन से आप बोल सकते हैं। अब ग्रामर से जो इंपॉर्टेंट है वो समझो बेटा। इट इज टाइम के बाद, इट इज टाइम के बाद अगर आपके पास सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए बेटा? सब्जेक्ट। बस ये ध्यान रखना, अगर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहां पे सब्जेक्ट आया है यू। क्या आया है? यू। ठीक है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद जो टेंस होता है वो बनता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। किससे बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझे आप? क्या समझे? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद अगर अपन के पास क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, तो वो किस में बनेगा? उसके बाद बनेगी पास्ट इंडेफिनिट। किससे बात बनेगी भाई? बोलो, पास्ट इंडेफिनिट से। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और उसके बाद आप ये करेंगे। एक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है? हाँ भाई, उतार लिया? चलो क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो भाई, अपन ने लिखा इट इज टाइम Israel should stop the war against Palestine। ठीक है, इट इज टाइम इजराइल शुड स्टॉप द वॉर अगेंस्ट पैलेस्टाइन। ये सेंटेंस मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अभी हमने बताया था कि इट इज टाइम या इट इज, मैंने 4 बताए थे आपको। क्या बताए थे बताओ? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, या इट इज अबाउट टाइम के बाद क्या हो? सब्जेक्ट हो। क्या हो? सब्जेक्ट हो। तो इसके बाद क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। शुड तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा शुड तो मॉडल में आता है, तो ये आएगा ही नहीं। क्या आएगा? इजराइल, और यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या कर दोगे? इजराइल स्टॉप्ड द वॉर अगेंस्ट पैलेस्टाइन। मतलब इसका मीनिंग ये आता है कि बहुत समय हो गया है, अब तक इजराइल को युद्ध बंद कर देना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कैसे करोगे? बताओ भाई। इट इज टाइम, वो कह रहा है इतना समय हो गया है, तुमको डिसाइड कर लेना था क्या कि तुम अगला कदम कौन सा लोगे। अच्छा, तो मतलब क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा बेटा? डिसाइडेड। क्या आएगा? डिसाइडेड। समझ में आया? इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट अगर आता है तो वो किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। दो ही इज अ रेपुटेड सिंगर, हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस डिड नॉट प्रूव्ड इट। दो ऑल दो क्या बताता है? विरोधाभासी बात बताता है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। और दो ऑल दो का पेयर कंजक्शन किससे बनता है? यट से बनता है। हालांकि ये तो आपको एक्स्ट्रा बात थी। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। देखो, वो कह रहा है कि हालांकि वो एक रिपोर्टेड सिंगर है, मतलब उसकी काफ़ी उसकी ख्याति है, लेकिन जो कल का परफॉर्मेंस था उसका, वो उसे प्रूव नहीं कर पाता, मतलब वो उसे मीट नहीं कर पाया किसी भी तरीके से, ही मान लो। तो आप समझो बेटा,
डू, डज और डिड। डू, डज और डिड अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, किस में आता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरी बात दोबारा सुनो, डू, डज और डिड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो इसके बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। चलो एग्जाम्पल देता हूं। वेयर डिड यू लिव्ड, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखिए, व्हाट डू यू एट, ठीक है। अब आपको पता है कि डिड और डू, ठीक है, ये सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं, ठीक है। देखो इंटरोगेटिव में ना बेटा, इंटरोगेटिव कैसे लिखा जाता है? आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ। क्या ले आओ? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में। किस में हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हमने क्या कहा है? डू, डज, डिड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो जो मेन वर्ब आती है वो किस फॉर्म में आती है? बोलो, फर्स्ट फॉर्म। इस यहाँ पे हो जाएगा लिव, और यहाँ पे क्या जाएगा? व्हाट डू ईट, आप क्या खाते हैं? सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे बता दो ये क्वेश्चन, डू, डज, डिड के बाद क्या आता है? मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब देख लो, डिड, यस्टरडे परफॉर्मेंस डिड नॉट आ गया, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो क्या आएगा? बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो डू, डज, डिड के बाद जब भी आपको दिख जाए डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब बनता हुआ, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब बनता हुआ, तो उसके बाद मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हैज, हैव, हैड बन जाए हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। किस में आती है? थर्ड फॉर्म में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी बोला था, नहीं बोला था? देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये कैसा सेंटेंस है भाई? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का भी कैसा है? अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं इसका इंट्रोगेटिव बना के दिखाओ तो क्या बना सकते हो? मैंने भी बताया था इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं बेटा। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आओ? सब्जेक्ट से पहले। तो क्या लिखोगे? हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, समझ में आया? तो कुल मिला के समझो, अगर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो उसके बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। बोलो मेरे साथ, हैज हैव हैड किस में आए? हेल्पिंग वर्ब में आए, तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि डू, डज, डिड जब हेल्पिंग वर्ब में आती है तो उसके बाद आने वाली वर्ब किस फॉर्म में होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। और हैज हैव के हैड के बाद थर्ड फॉर्म में होती है। तो ये लिख लेना बेटा, क्या कि हैज हैव और हैड। हैज हैव हैड अगर ये हेल्पिंग वर्ब में आए, किस में आए बेटा? हेल्पिंग वर्ब में, तो इसके बाद आने वाला वर्ब मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। चलो अब देख लो क्वेश्चन, हैव द स्टूडेंट्स केयरफुली रीड एंड क्लियरली अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिव अबव। ठीक है, हैव पहले आया तो मतलब इंट्रोगेटिव है। चलो हेल्पिंग वर्ब है, हाँ जी। स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद ये क्या है बेटा? एडवर्ब है। वर्ब कहाँ पे आई है? वर्ब ये आ गई थर्ड फॉर्म। आप बोलोगे रीड, ये थर्ड फॉर्म होती है, हाँ जी। रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। रीड 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 ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट। ठीक है, तो रीड की सेकंड फॉर्म भी रेड ही होती है। एंड बेटा ये कंजक्शन है, क्लियरली एडवर्ब है, अंडरस्टूड ये वर्ब है, किस फॉर्म में आ गई? थर्ड फॉर्म में। तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे पढ़ो, द इंस्ट्रक्शन, अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अपन ने क्या पढ़ा है कि अगर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएं तो बेटा उनके बाद आने वाला मेन वर्ब किस में होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पे, कैसी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म
गिवन। क्या आएगा बेटा? गिवन। अच्छा, आप बोलेंगे इनके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? इन सभी के लिए हेल्पिंग वर्ब ये है, हैव। ठीक है, रेड के लिए भी हैव है, अंडरस्टूड के लिए भी हैव है, और इसके लिए भी हैव है। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आपने जाना, आपने दो बात जान ली। नहीं बताओ मुझे क्या जानी? कि जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है तो उसके बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में आती है भैया? बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। किस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और जब हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, किस में आएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। समझ में आया? आगे चले? बोलो हाँ। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। सी इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ठीक है, तो भाई ध्यान दो एक बात। यूजुअली, जनरली, डेली, seldom, often, every day, ठीक है, once in a week, once इन अ डे, या आप कह सकते हैं आवर, एक घंटे में, या वीक, या ईयर। अगर ये मिल जाए, ये क्या है भैया? सुनो, ये है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। और ये एडवर्ब वो चीज़ दिखाते हैं कि जो चीज़ या तो रिपीटिशन में होती है, मतलब बार बार होती है, जनरली होती है, मतलब कल भी हुई, आज भी हुई, परसों भी होती है, उसे बोलते हैं रेपिटिशन। क्या बोलते हैं? रेपिटिशन। और रेपिटिशन के लिए जब भी आपको ये चीज़ दिख जाए तो टेंस होता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। बोलो मेरे साथ, कौन सा होगा? अगर ये दिख गई, इंडेफिनिट टेंस होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो आप पढ़ लो। अब आप बोलोगे पास्ट होगा या नहीं होगा, हमें कैसे पता? देखो, अगर यहाँ पे वॉज होता तो ये पास्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? इज। तो टेंस कौन सा होगा? टेंस होगा भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब बेटा सब सेंटेंस में एक ही वर्ब आती है तो उसे क्या बोलते हैं? बोलो। उसे बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। यहाँ पे कितनी वर्ब है? ये हेल्पिंग और ये मेन। तो यहाँ पे कितनी आएगी? सिर्फ मेन आएगी। और मेन वर्ब भी कौन सी आएगी? V1 या V5। सुरेश कैसा है? सिंगुलर। तो क्या आएगा? सुरेश गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड एंड नेबर। वो कह रहा है सुरेश डेली जाता है ना? जैसे आप कहते हो आप डेली स्कूल जाते हो, आप डेली पढ़ते हो, या डेली मत बोलो, आप कहते हो हम खाते हैं, सोते हैं, है ना? तो एवरीवन ईट एंड स्लीप। तो हर कोई क्या करता है? खाता है, सोता है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक नीड्स है बॉडी की भी। तो ऐसे ही जो काम रिपीटिशन में होते हैं, किसमें होते हैं बेटा? रिपीटिशन में। मतलब कल भी हुए, आज भी हुए और परसों भी होंगे। तो वहाँ पे जो टेंस यूज होता है वो इंडेफिनिट यूज होता है। कौन सा होता है? बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। और कैसे पहचानेंगे? तो ये कुछ आपके एडवर्ब हैं जिनसे आप टाइम को पहचान सकते हैं। समझ में आया? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो पहले बेटा। ठीक है, पढ़िए। आई एम यूजिंग दिस ऑफिस बैग एंड ऑल्सो दिस पेन फॉर द लास्ट 5 years। अब मुझे एक बात बताओ, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो, किस में शुरू हुआ हो? पास्ट में। और जब हम बोल रहे हैं एट द मोमेंट, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तब भी वो चल रहा हो और आगे भी पता नहीं कब तक चलेगा, तो वहां पे जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसमें होता है हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और लास्ट में होता है फॉर और सिंस। देखो एग्जाम्पल, द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन has been fighting for 2 years। कितने साल हो गए बताओ भाई? 2 साल हो गए? 2 से ज़्यादा हो गए? हाँ, 2 साल तो हो ही गए ना। for 2 years। ठीक है, तो बेटा देखो ये कह रहा है कि ये युद्ध है किसका? रशिया का और यूक्रेन का। कब से चल रहा है? 2 साल से। मतलब
पिछले 2 साल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस हो, आपने कहा कल रात से बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। समझ में आया। कोई काम आपने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कब से पढ़ रहे हो भैया, सुबह से, आप बोलोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे वो कह रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, ये कह रहे हैं कि जो ऑफिस बैग है और जो ये पेन है वो कब से यूज़ कर रहे हैं, देखो फॉर आ गया है, हाँ जी, लास्ट 5 ईयर से, लास्ट 5 ईयर से, मतलब अभी भी कर रहे हैं और 5 साल से कर रहे हैं। तो टेंस कौन सा होगा, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें क्या लेंगे, हैज़, हैव, बीन। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पे आएगा आई हैव बीन यूजिंग। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप बता दीजिए, हम दोबारा से इसको समझा देंगे। तो समझ में आया भाई। जो कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ हो, अब तक चल रहा हो और आगे भी चलता रहे, तो किसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की, हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In the last week, I tell him to come in time, but he still comes late every day. देखो भाई, आपके पास लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, या फिर आपके पास प्रीवियस नाइट, आवर, मिनट, ये आप कह सकते हैं अगो, अगो, अ वाइल अगो, अ वाइल अगो, या कोई भी समय जहां पर काम शुरू तो पास्ट में हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो, ठीक है। जैसे हमने अभी देखे थे किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्या देखे थे, बोलो, एडवर्ब दिखाए थे ना। कौन कौन से, बोलो जरा मेरे साथ, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे, डेली। ऐसे ही यहां पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के भी कुछ क्या होते हैं, आपके पास एडवर्ब होते हैं। अगर आपको दिख गए तो आप तुरंत टेंस लगा देना, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। कौन सी फॉर्म लेते हैं, सेकंड फॉर्म। तो देखो क्या करा है, इन द लास्ट वीक, लास्ट वीक मैंने उसे बोला था क्या, टाइम पे आने को। अच्छा एक बात और, एक आपके पास होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम। इन टाइम ये भी कई बार पूछा है, और एक होता है ऑन टाइम, ठीक है बेटा। देखो इसका मतलब होता है समय से पहले, समय से पहले, और इसका मतलब होता है समय पर, समय पर। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आप कब पहुंचते हो, आप इन टाइम पहुंचते हो, मतलब आप पेपर से आधे पौने घंटे पहुंचते हो। लेकिन पेपर कब शुरू होता है, ऑन टाइम, मतलब फिक्स टाइम पे। समझ में आया, इन टाइम और ऑन टाइम, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या था, लास्ट वीक, तो अभी हमने बताया था लास्ट वीक हो, लास्ट आवर हो, लास्ट डे हो, या प्रीवियस ऐसा कुछ हो, अगो हो, आ वाइल अगो हो। टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां पे क्या आएगी, आई टेल नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, टोल्ड। क्या आएगा, टोल्ड। वो कह रहा है लास्ट वीक मैंने उसे बताया क्या, कि भैया टाइम पे आना, लेकिन भाई साहब वो आज भी क्या आ रहा है, वो आज भी लेट ही आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ओल्ड लेडी ड्रेसेस एज इफ इट वॉज विंटर इवन द समर। ठीक है, भैया कह रहा है कि जो वो ओल्ड लेडी थी वो ऐसे इतने सारे कपड़े पहनाई इतनी गर्मी में जैसे कि ठंड चल रही हो, मतलब इतना सारा कपड़े पहन के आ गई। अब बेटा एक बात सुनो, अगर अपन के पास एज इफ और एज दो हो, एज इफ और एज दो हो, एज इफ और एज दो, इसका मतलब होता है मानो की, मानो की, ठीक है। और ये होता है कंजक्शन। क्या होता है, कंजक्शन। तो बेटा इसके बाद आने वाला, इसके बाद दो चीज बनेंगी। क्या बनेंगी, या तो स्टेट होगा, क्या होगा, स्टेट, या फिर होगी एक्शन, या फिर होगा एक्शन। स्टेट मतलब ये जहां पे कोई काम ना हो। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो यहां पे मैं काम नहीं कर रहा, मैं स्थिति बता रहा हूं। लेकिन मैंने अभी कहा आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो वहां पे हो गया एक्शन। समझ में आया, हाँ जी। तो एज इफ के बाद अगर स्टेट हो तो बेटा बनता है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर होता है वर्ब, ठीक है। और अगर एक्शन हो तो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नहीं आया, एक सेंटेंस लिख के देता हूं, दो, फिर बताना। देखो, ही टॉक्स
एज इफ ही इज अ किंग, ही इज अ किंग। दूसरा देखो बेटा, ही बिहेव्स एज इफ ही कम्स टू अमेरिका, ही कम्स टू अमेरिका। देखो दो सेंटेंस आपके सामने लिखे एज इफ, देखो दोनों में क्या है, एज इफ, ठीक है। अब देखो पहले में देखो, यहां पर सेंटेंस पढ़ो, इसके बाद ही इज अ किंग, कि जैसे कि वह एक राजा है ना। तो यहां पे क्या कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, यहां पे स्टेट है, यहां पे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बेटा जब स्टेट होगी तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये मत देखना सर ये तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा, नहीं, सभी के साथ वर आता है, क्योंकि ये कैसा होता है, ये एक हाइपोथेटिकल या ये इमेजिनरी कंडीशन होती है। तो क्या लगा देंगे, वर। क्या लगा देंगे, बोलो, वर। अब देखो ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है मानो कि वो कहां से आया हो, अमेरिका से आया हो, पर इसका मतलब है कि वो अमेरिका से आया नहीं है, ऐसे बिहेव जरूर करता है। तो वर्ब आई, यहां पे क्या आया बेटा, एक्शन, और अगर एक्शन आया तो क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या कर देंगे बेटा यहां पे, केम, ही केम टू अमेरिका। उम्मीद करता हूं आपको ये एज इफ और एज दो का समझ में आ गया होगा। अब बताओ यहां क्या करोगे, चलो मैं तो बता दिया। तो ये देखो एज इफ है, हाँ, इसके बाद पढ़ो, इट वॉज विंटर इवन इन द समर। तो क्या यहाँ पे कोई एक्शन कर रही है, नहीं, बस उसके बारे में एक स्टेट बताया जा रहा है। और जब स्टेट बताया जाए तो क्या करेंगे, बोलो, सब्जेक्ट के साथ वर। तो क्या लगा देंगे, इट वर विंटर इवन द समर। मतलब वो कह रहा है वो जो दादी माँ थी वो इतने कपड़े पहन के आ गई गर्मी में जैसे कि सर्दी चल रही हो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख, पढ़ लो पहले। ही टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेस्ट एज इफ ही हैज वॉन द प्राइज। देखो फिर से आप बोलेंगे सर एज इफ तो फिर आ गया है ना, और एज इफ आ गया तो ध्यान रखना इस बार एज इफ तो जरूर आया है, लेकिन एज इफ से पहले इधर पढ़ो क्या आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। और वहां पे क्या थी, वहां पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी या इज एम आर था। ठीक है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई बेटा तो इज एज इफ के बाद जो सेकंड क्लोज होगा वो किस में होगा, पास्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड। क्या हो जाएगा, हैड। ही टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेस्ट, उसने ऐसे बातें की कॉन्टेस्ट की कि मानो कि वो प्राइज जीत गया हो, पर प्राइज वो नहीं जीता। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो आगे भी हमें पास्ट में खत्म करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।